हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंसिग्निया। माय नेम इज़ इम्तियाज़ उलग। ये केबीएस का मैराथन पार्ट 4 है, जिसमें पूरा हम लोग मैनेजमेंट को देखेंगे। ठीक है ना, चलिए शुरुआत करते हैं। मैनेजमेंट थ्योरीज है ना। पहला क्या है आपका 14 जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये किसने दिया है? हेनरी फायल ने दिया है। ठीक है। दूसरा है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट स्कूल। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वैसे कौन है? तो फ्रेडरिक विंसलो टेलर है ना, FW टेलर शॉर्ट में इनको कहा जाता है। उसके बाद ह्यूमन रिलेशन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है ना। ह्यूमन रिलेशन किसने दिया है? तो ये हो गया एल्टन मायो। फिर डिसीजन थ्योरी अप्रोच, ये किसने दिया है? हर्बर्ट साइमन। देन उसके बाद आता है ब्यूरोक्रेटिक स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। ये किसने दिया है? मैक्स वेबर ने। फादर ऑफ सोशल सिस्टम्स स्कूल ऑफ थॉट, ये किसको कहा गया है? ये चेस्टर आई बर्नार्ड हैं। ठीक है। देन टू फैक्टर थ्योरी या हर्ट्सबर्ग मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी, ये कौन है? फ्रेडरिक हर्ट्सबर्ग हैं। देन आपका आता है कॉरपोरेट स्ट्रेटजी, ये भी आपको फ्रेडरिक हर्ट्सबर्ग ही हैं। ठीक है ना, तो ये दोनों आपका क्या है? सेम है। उसके बाद सिक्स सिग्मा किसने दिया है? तो बिल स्मिथ, वाइल वर्किंग एट मोटरोला में काम कर रहे थे तभी। ठीक है। देन आपका हेरार्की ऑफ नीड थ्योरी अब्राहम मास्लो ने दिया है। ठीक है, चलिए उसके बाद थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई या एक्स एंड वाई थ्योरी किसने दिया है? तो डॉगलस मैक ग्रेगर ने दिया है। थ्योरी जेड किसने दिया है? विलियम ओची। ठीक है ना, इसको जापानीज थ्योरीज भी कही जाती है। उसके बाद एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, यह है विक्टर रूम। ठीक है, इन्होंने दिया। उसके बाद से ERG थ्योरी ऑफ मोटिवेशन CP अल्डरफर ने दिया है। ठीक है। मैनेजमेंट बाय ऑर्गेनाइजेशन, ये किसने दिया है? MBO, तो पीटर F ड्रकर ने दिया है। देन आपका आता है पाथ गोल थ्योरी, ये किसने दिया है? रॉबर्ट हाउस ने। पोस्ट कर्व किसने दिया है? तो लूथर गुलिक एंड लिंडल उर्विक। ठीक है। देन आपका आता है ब्रेन किसने दिया है? एलेक्स F ऑसबर्न ने दिया है। ठीक है। जीरो बेस्ड बजटिंग, ये किसने दिया है? पीटर फायर ने। फिर उसके बाद आपका आता है बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट BPM, ये दिया है माइकल पॉटर ने दिया है। ठीक है। देन आपका आता है मैनेजमेंट थ्योरी जंगल, ये किसने दिया है? हैरोल्ड कुंच ने दिया है। ठीक है, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट थे जो यहाँ से डायरेक्ट आपको सवाल बन जाता है, डायरेक्ट आपसे सवाल यहाँ से पूछा जाता है ना। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट थे, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ठीक, चलिए। मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक W टेलर, मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? सिंपल। ठीक है, देखिए आप कितना टाइम मैनेज कर रहे हैं, है ना, कितना आप पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, कितना आप नेट JRF पे टाइम दे रहे हैं, कितना आपके घर के काम है उस पर आप टाइम दे रहे हो। ठीक है ना, तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग? मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है ना, मैनेज करना, है ना। जैसे अगर थोड़ा सा हार्ड लैंग्वेज में समझे तो बहुत सारे लोग क्या होता है, मिलके ऑर्गेनाइजेशन में एक गोल को, एक जो एम होता है उसको अचीव करना, यही हमारा क्या कहलाता है? मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है ना, एक सिंपल एक प्रोसेस होती है मैनेजमेंट। ठीक, चलिए। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इन लाइब्रेरीज अकॉर्डिंग टू स्टुअर्ट एंड मोरन, various organizations including libraries have 3 level of management as under: top level, middle level management और तीसरा जो होता है लोअर मैनेजमेंट और फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर्स भी कहा जाता है इसको। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए
अब यहाँ से एक चीज़ है कि हु सेड मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपुल। ये लाइन जो है नेटवर्क के पेपर में भी पूछ लिया है कि ये किसने कहा है ना। तो मैरी पार्कर फोलेट, है ना, इन्होंने कही है। ठीक है, मतलब सिंपल ये था इनका कि दूसरों से काम करवाना ही क्या है आपका मैनेजमेंट कहलाता है। उसके बाद से फ्रेडरिक विंसलो टेलर जो हैं, यानी F.W. टेलर, एन अमेरिकन हु इज़ कंसिडर्ड टू बी दी फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है ना, साइंटिफिक ऑफ मैनेजमेंट के जो हैं फादर कौन हैं आपको F.W. टेलर हैं। ठीक है ना, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, लेकिन ये जो टर्म है, द टर्म साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय लुइस ब्रैंडिस इन 1910। तो टर्म इन्होंने दिया है, लेकिन फादर कौन है, F.W. टेलर हैं। ठीक है, तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक, चलिए उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। पहला क्या है, रिप्लेसिंग रूल ऑफ थंब विथ साइंस। दूसरा क्या है, हार्मोनी इन ग्रुप एक्शन। तीसरा कोऑपरेशन। चौथा मैक्सिमम आउटपुट। पांचवा डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स। ठीक है, तो ये 5 क्या हैं आपके प्रिंसिपल्स हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के। चलिए, हेनरी फायल अ फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट इज द चीफ आर्किटेक्ट एंड फादर ऑफ द ऑपरेशनल मैनेजमेंट थ्योरी, है ना। इनको क्या कहा जाता है, ऑपरेशनल मैनेजमेंट थ्योरी के फादर हैं ये। ठीक है, ही प्रोपाउंडेड 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर। पहला क्या है, डिवीज़न ऑफ वर्क। दूसरा ऑथोरिटी। फिर आपका है तीसरा डिसिप्लिन। चौथा यूनिटी ऑफ कमांड। पांचवा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। छठा सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू दी जनरल इंटरेस्ट। सातवां आपका रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल। आठवां सेंट्रलाइजेशन। नौवां स्केलर चेन। 10वां ऑर्डर। 11 इक्विटी। 12 आपका स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। और 13 नंबर क्या है, इनिशिएटिव। और 14 स्प्रिट डी कॉप्स। तो ये 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं किसने, हेनरी फायल ने। तो सवाल यहाँ से भी आपसे पूछा जाता है, कभी कभी सवाल नेट वोट में आपको ये अरेंजमेंट में दे देता है, समझ रहे। तो इसको अरेंज करने का तरीका देखिए क्या है, आप ऐसे लिख लेना, डी ए, फिर डी यू यू, ठीक है, उसके बाद एस, इसके बाद आपका हो जाएगा आर सी, फिर एस ओ ई, फिर आपका आ जाएगा एस आई ई। ठीक है, अब देखिए कैसे होता है, डी ए डी यू यू। डी से आपका पहला ये क्या है, डिवीज़न। फिर आपका ए से क्या है, ऑथोरिटी। फिर डी आ रहा है तो डी से डिसिप्लिन। फिर आपका यू से यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यू यू हो गया ना। तो अब इसमें भी जैसे कन्फ्यूज़न होगा तो कमांड सी पहले आता है ना, फिर डी आता है। तो ये ट्रिक याद रखिएगा कि सी पहले आ रहा है तो यानी कि पहले कमांड होगा फिर डायरेक्शन होगा। तो ये भी आपका कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका एस आता है, एस क्या है आपका, सबऑर्डिनेशन। फिर उसके बाद से आर है तो आर आपका क्या है, रेमुनरेशन हो गया। फिर आपका सी है, सी आपका सेंट्रलाइजेशन हो गया। फिर आपका एस है, स्केलर चेन हो गया। ठीक है, फिर आपका ओ है, ओ से ऑर्डर हो गया। ठीक है, फिर ई से आपका क्या हो गया, इक्विटी। और फिर एस से स्टेबिलिटी। और आई से आपका क्या हो गया, इनिशिएटिव। और फिर ई से स्पिरिट डी कॉप्स हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप याद करेंगे तो ये 3 और लास्ट का ये 3 है ना, एस ओ ई है, एस आई ई है ना। तो ये चीज़ थोड़ा सा देख लीजिएगा, सो सी है ना, ऐसे इसको बना लीजिएगा। शुरू का 4 5 आपको याद ही हो जाएगा, डी ए डी यू यू है ना, ये वाला। ठीक है, तो
ऐसे अभी अब बीच में ये 3 बच जाएगा, तो इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा कि SRC है, समझ रहे हैं? ठीक है, चलिए उसके बाद क्या कह रहा है कि पोस्ट कर्व स्टैंड्स फॉर, है ना, क्या है? P से प्लानिंग, O से आपका ऑर्गेनाइजिंग, S से स्टाफिंग, D से डायरेक्टिंग और CO का मतलब हो जाता है यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग, R से रिपोर्टिंग एंड B से आपका बजटिंग है ना, विच वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1937 इन अ पेपर नोट्स ऑन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस बाई लूथर गुलिक एंड लिंडल उर्विक ने दिया है। ठीक है, तो ये भी याद होना चाहिए कि पोस्ट कर्व आपका सीधा ईयर पूछ लेगा, पोस्ट कर्व कब किसने दिया है और पोस्ट कर्व का स्टैंड्स फॉर, तो ऐसे इसको याद होना चाहिए। ठीक है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, है ना। अच्छा, पहले इसका मतलब थोड़ा सा समझ लीजिए कि TQM में ये होता है कि ओवरऑल जो क्वालिटी होती है ना, जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जा चुका है या हो रहा है या किया जा रहा है, उनको मैनेज करना ही क्या कहलाता है? TQM कहलाता है। ठीक है ना, और ऐसे सिंपल समझिए तो TQM में हर चीज़ को इम्प्रूव करने की बात कही जाती है, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो सर्विसेज हो, चाहे वो क्वालिटी हो, चाहे वो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन हो, है ना। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें क्या होता है? कस्टमर को सेटिस्फेक्शन देना। ठीक है ना, इसी TQM जो है फोकस करता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे सबसे ज़्यादा, है ना, या ऐसे समझिए कि कस्टमर पे सबसे ज़्यादा ध्यान देता है TQM। ठीक है, कस्टमर्स की जो नीड होती है उसको देना, टाइम पर देना है। ठीक है, यही हमारा क्या कहलाता है? TQM कहलाता है ना। चलिए, अब TQM में कुछ गुरुज हैं, है ना, कुछ आप लोग नाम सुने होंगे, तो उन्हीं लोगों का थ्योरीज हैं जो पेपर में पूछता है कि इसने क्या दिया या उसने क्या दिया है। ठीक है, तो उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे शॉर्ट में सबका लिखा है, सीधा टू द पॉइंट। ठीक है, जैसे पहला है TQM गुरु में क्या है? फिलिप B. क्रॉस्बी। अब इन्होंने क्या कहा है कि ही डिफाइंस क्वालिटी एज कॉन्फॉर्मेंस टू रिक्वायरमेंट्स, है ना। ये क्वालिटी को क्या डिफाइन किए हैं? कॉन्फॉर्मेंस टू रिक्वायरमेंट्स, है ना। ये चीज़ लिख लीजिएगा क्योंकि ये सवाल ऐसे ही पूछ लेता है कि हु डिफाइन क्वालिटी एज कॉन्फॉर्मेंस टू रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, दूसरा, ही डेवलप्ड द 4 एब्सोल्यूट्स ऑफ क्वालिटी। ठीक है, किसने डेवलप किया 4 एब्सोल्यूट्स ऑफ क्वालिटी? तो वो भी फिलिप B. क्रॉस्बी ने। उसके बाद से तीसरा जो है द क्वालिटी मैनेजमेंट मैच्योरिटी ग्रिड इज़ एन ऑर्गेनाइजेशनल मैच्योरिटी मैट्रिक्स कंसीव्ड बाय फिलिप B. क्रॉस्बी, फर्स्ट पब्लिश्ड इन हिज बुक क्वालिटी इज़ फ्री इन 1979। अब ये टर्म जो है किसने दिया है? क्वालिटी मैनेजमेंट मैच्योरिटी ग्रिड, QMMG, तो ये दिए हैं आपको फिलिप B. क्रॉस्बी ने दिया है, और इनकी बुक आई थी क्वालिटी इज़ फ्री, है ना, 1979 में, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद से ही कॉइन्ड द टर्म जीरो डिफेक्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सवाल इनसे सबसे ज़्यादा अगर पूछे जाते हैं तो वो जीरो डिफेक्ट से ही पूछे जाते हैं, तो ये भी याद रखिएगा कि किसने ये टर्म कॉइन किया है? तो जीरो डिफेक्ट्स। ठीक, किसने किया है? तो फिलिप B. क्रॉस्बी ने किया है। ठीक है, ये टर्म याद रखना है एकदम। चलिए, इसके बाद जोसेफ M. जूरन, है ना, इन्होंने क्या कहा है या क्या दिया है? तो देखिए, पहला क्या है? ही डिफाइंस क्वालिटी एज फिटनेस फॉर यूज़। तो जूरन ने क्या दे दिया है? क्वालिटी को क्या डिफाइन किया है? फिटनेस फॉर यूज़। ठीक है, और क्रॉस्बी ने अलग दिया, इन्होंने अलग दिया है क्वालिटी को। ठीक है, क्योंकि हम लोग टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM पढ़ रहे हैं, तो क्वालिटी के बाद यहाँ पे चल रही है। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल हैंडबुक फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1951। कब हुआ है ये? 1951 में, 1951 में। उसके बाद से जूरन्स ट्रिलॉजी, ये भी पेपर में सवाल पूछता है बार बार कि जूरन्स की ट्रिलॉजी, इन्होंने 3 चीज़ें दी, ट्रिलॉजी का मतलब 3 हो गया, तो क्या था? क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। ठीक है, उसके बाद आपके अनदर TQM गुरु आते हैं, क्या है? W. एडवर्ड्स डेमिंग। तो एडवर्ड डेमिंग्स ने भी क्या क्या चीज़ें दी हैं? देखिए, ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज 14 पॉइंट्स फॉर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट एंड 7 डेडली डिजीज़ ऑफ मैनेजमेंट। इनको जाना जाता है
दो चीज़ों से इन्होंने 14 पॉइंट्स दिए थे क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए, और 7 डेडली डिजीज़ ऑफ मैनेजमेंट भी इन्होंने दिया है। तो ये बहुत फेमस हुए इन दोनों अपने कंट्रीब्यूशन से। ठीक है, उसके बाद पीडीसीए साइकिल है। ये क्या है? प्लान, डू, चेक और एक्ट, है ना, ये भी चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद इनमें डेमिंग में और क्या है, जो ऊपर मैंने लिखा कि 7 डेडली डिजीज़ ऑफ मैनेजमेंट, वो हो गया। उसके बाद 1951 में द डेमिंग प्राइस वाज स्टेबलाइज्ड। 1951 से डेमिंग प्राइस भी दिया जाता है। उसके बाद कोरू इसाकावा, है ना। अब कोरू इसाकावा जो है वो क्या है? ये भी टीक्यूएम के गुरु हैं, है ना। और इन्होंने क्या दिया है? ऑल्सो नोन एज कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम और फिशबोन डायग्राम। इसाकावा को ही कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम और फिशबोन डायग्राम भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद से ही सजेस्टेड दी 7 बेसिक क्वालिटी इंप्रूवमेंट टूल, है ना। तो क्या क्या कहा है इन्होंने? देखिए, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम या फिशबोन डायग्राम, दूसरा पेरेटो चार्ट, तीसरा चेक शीट, चौथा हिस्टोग्राम, पांचवा कंट्रोल चार्ट, और छठा स्कैटर डायग्राम, और सातवां फ्लो चार्ट। ठीक है, तो इनसे ये चीज़ याद रखना है। उसके बाद डॉक्टर आर्मंड बी फैगम बाउम, तो इन्होंने क्या कहा है कि द डेवलपर ऑफ टोटल क्वालिटी कंट्रोल, TQC कहा है, TQM नहीं कहा है, TQC। ये सवाल अगर पूछ ले तो ये आपका हो जाएंगे। उसके बाद इज़ ऑल्सो नोन फॉर हिज कंसेप्ट ऑफ द हिडन प्लांट, और हिडन प्लांट भी किसने दिया है? तो फैगन बाउम ने दिया है। ठीक है, उसके बाद तगोची, है ना। तगोची भी जो है ये भी आपके TQM से हैं, और तगोची ने क्या दिया? लॉस फंक्शन दिया है। तगोची स्पेसिफाइड 3 सिचुएशंस, है ना। क्या है? पहला लार्जर द बेटर, दूसरा स्मॉलर द बेटर, और तीसरा ऑन टारगेट मिनिमम वेरिएशन। ये किसने दिया है? तगोची ने। ठीक है, तगोची का वैसे याद रखिएगा कि लॉस फंक्शन पूछ लेता है, और तगोचीज लॉस फंक्शन से भी नाम से जाना जाता है, या लॉस फंक्शन आपको पूछ ले तो भी आप तगोची बताइएगा। ठीक है, चलिए अब आता है आपका चेंज मैनेजमेंट, है ना। कर्ट लेविन प्रोपाउंडेड इन हिज फील्ड फोर्स थ्योरी दैट इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड बाय ड्राइंग फोर्सेस एंड रीस्ट्रेनिंग फोर्सेस, अनफ्रीजिंग, मूविंग और चेंजिंग, फिर रिफ्रीजिंग। अब यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि एक तो चेंज मैनेजमेंट में सीधा आपसे सवाल पूछ लेता है ना। देखो ये वाली चीज़, है ना, इसको अरेंज करने के लिए सवाल पूछ लेता है, या फिर पूछ लेगा आपसे सीधा कि ये फील्ड फोर्स थ्योरी किसने दिया है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कर्ट लेविन से। ठीक है, चेंज मैनेजमेंट में, और इसको अरेंजमेंट में आपसे सवाल सीधा पूछ लेगा, या पूछ लेगा कि ये चीज़ किसने दिया है। ठीक है, चलिए उसके बाद कॉटर इंट्रोड्यूस्ड हिज 8 स्टेप चेंज मैनेजमेंट इन हिज 1995 बुक लीडिंग चेंज। वी लुक एट हिज 8 स्टेप फॉर लीडिंग चेंज बिलो। क्या है? पहला क्रिएटिंग अर्जेंसी, दूसरा क्या है? फॉर्मिंग अ पावरफुल कोलिशन, तीसरा क्या है? क्रिएटिंग अ विज़न फॉर चेंज, चौथा कम्युनिकेटिंग द विज़न, पांचवा रिमूविंग ऑब्स्टिकल्स, और छठा क्या है? क्रिएटिंग शॉर्ट टर्म विन्स, और सातवां बिल्डिंग ऑन दी चेंज, और आठवां क्या है? एंकरिंग दी चेंजेस इन कॉरपोरेट कल्चर। ठीक है, चलिए तो ये 8 हो गया। ठीक है ना, क्वार्टर का, है ना। क्वार्टर ने 8 स्टेप दिया, तो ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा। उसके बाद अधिकार, है ना। अधिकार क्या है? अधिकार स्टैंड्स फॉर अवेयरनेस, ए से अवेयरनेस, डी से डिज़ायर, है ना, के से नॉलेज, ए से एबिलिटी, एंड आर से रीइंफोर्समेंट, है ना। ये चीज़ एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। अधिकार से सीधा आपका स्टैंड फॉर पूछ लेगा, और किसने दिया है? तो जेफ हिएट ने दिया है। किसने दिया है? जेफ हिएट ने। उसके बाद द चेंज मैनेजमेंट आइसबर्ग डेवलप्ड बाय विल्फ्रेड क्लूगर ने दिया है। ठीक है ना, तो ये भी सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेट में भी ये सवाल पूछ चुका है। ठीक है,
टीक्यूएम और चेंज मैनेजमेंट, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मैनेजमेंट में, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद अब आता है आपका बुक सिलेक्शन प्रिंसिपल्स। L.R. McColvin theory of book selection. McColvin introduced his demand and supply theory of book selection in his book Theory of Book Selection for Public Libraries, first published in 1925. According to him, books in themselves are nothing. They have no more meaning than the white paper upon which they are printed. Until they are made serviceable by demand, the more closely book selection is related to demand, the greater is the resultant and possible service। ठीक है ना। एक सिंपल आपको बस इतना इसमें याद रखना है कि थ्योरी ऑफ बुक सिलेक्शन किसने दिया है, तो आपको 1925 में मैककॉल्विन ने दिया है, ठीक है ना। उनकी किताब का नाम रख लीजिएगा और ईयर याद कर लीजिएगा बस, ठीक है। चलिए, इसके बाद फ्रांसिस डरूरी, है ना, बुक सिलेक्शन 1930, है ना। इन्होंने क्या कहा है कि डरूरीज बुक सिलेक्शन प्रिंसिपल्स स्टेटेड्स, इनकी प्रिंसिपल्स क्या बता रहे हैं, टू प्रोवाइड राइट बुक टू द राइट यूज़र एट द राइट टाइम। ये किसने कहा, ये स्टेटमेंट सीधा लिख के आपसे सवाल पूछ लेता है तो डरूरी ने कहा था, और इनका कब आया है, तो 1930 में, ठीक है। उसके बाद हेलेन ई हेन्स लिविंग विथ बुक, है ना, द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिविंग विथ बुक्स द आर्ट ऑफ बुक सिलेक्शन पब्लिश्ड इन 1935। फिर उसके बाद आपका आता है मेलविल डेवी प्रिंसिपल स्टेटेड द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लीस्ट कॉस्ट। ये किसने बताया है, तो ये मेलविल डेवी के प्रिंसिपल ने बताया है ना। तो ऐसे आपको याद रखना है। उसके बाद से एस.आर. रंगनाथन लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन, द फर्स्ट एडिशन ऑफ लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन बाई डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन अपीयर्ड इन 1952। The book describes how the first 3 laws of library science are helpful in formulating the principles of document selection for libraries, है ना। तो रंगनाथन साहब का जो फर्स्ट 5 लॉज जो हैं उसमें फर्स्ट 3 लॉज जो हैं वो मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं, बस इतना ही समझिए, है ना। उसके बाद से आप ये जितनी चीज़ें थी आपको, ये आपका बुक सिलेक्शन प्रिंसिपल में है, और ये चीज़ आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। किसका ईयर, किसने बुक कब लिखी है, किसने क्या बोला है, ठीक है ना। तो कौन कौन से थे, मैककॉल्विन पहले, दूसरा आपका डरूरी, तीसरा आपका हेन्स, चौथा आपका मेलविल डेवी और पांचवा एस.आर. रंगनाथन, ठीक है। चलिए, अब आता है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HRM, है ना। तो देखिए HRM जो है ना आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, है ना। HRM क्या है आपका, सिंपल कि जो एम्प्लॉय या ह्यूमन जो है वो क्या है ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उनको मैनेज करना ही क्या कहलाता है, हमारा HRM कहलाता है, ठीक है। और ह्यूमन रिसोर्स क्या कहलाता है कि जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में, तो जो ट्रेनिंग है या स्किल्स है या उनकी जो एबिलिटी है या नॉलेज है ना जो होती है उनके अंदर, वही क्या है ह्यूमन रिसोर्स कहलाती है। और ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना ही हमारा क्या कहलाता है, HRM कहलाता है, ठीक है। और एक होता है आपका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, है ना। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है कि इसमें आप देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में कितनी पोस्ट खाली हैं, है ना, उसको आप आइडेंटिफाई करते हैं, और जहाँ शॉर्टेज है तो आप क्या करते हैं, उसको रिक्रूटमेंट करते हैं आप, ठीक है। प्लानिंग करते हैं, इसमें आप सिंपल प्लानिंग दिया है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मतलब ही हो गया कि आप उसमें प्लानिंग करते हैं, ठीक है ना। और अगर कहीं ज़्यादा हो गया या मान लीजिए एम्प्लॉइज़ ज़्यादा हो गए तो आप उसको फिर कम कर देंगे, ये सब प्लानिंग होती है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा आपका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में आ जाता है, सिंपल हम प्लान करते हैं, ठीक है। ठीक, उसके बाद अब देखिए इसमें क्या है, ये जितने भी चीज़ मैंने लिखी है ना, जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, रिक्रूटमेंट, फिर आपका ओरिएंटेशन, फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल, फिर जॉब इनरिचमेंट, जॉब रोटेशन, जॉब इनलार्जमेंट, ये सभी चीज़ आपका HRM में आ रहा है, ठीक है। अब देखो जॉब एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अबाउट ईच एंड एवरी जॉब इन दी कंपनी, है ना। डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, कौन कौन सी पोस्ट है ना, उसको एनालाइज करना
क्या कहलाता है हमारा, जॉब एनालिसिस। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि HR मैनेजर है, उसकी पोस्ट है, तो उस पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, क्या क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पे देखा जाता है जॉब एनालिसिस में। ठीक है, जब ये हो जाएगा तो फिर इसके बाद से आपका रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, जो नीचे दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है अब रिक्रूटमेंट में, जैसे कि कैसे होगा रिक्रूटमेंट, तो रिक्रूटमेंट हो जाता है कि जो हम एड्स देते हैं पेपर में या फिर फॉर्म भरेंगे, तो जो एलिजिबल होंगे वो आएंगे, फिर उनका इंटरव्यू होगा, फिर उनका सिलेक्शन होगा, है ना। तो ये पूरा प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद से आपका जॉब डिस्क्रिप्शन हो जाता है। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या हो गया कि जॉब को डिस्क्राइब करना कि क्या क्या करना पड़ेगा, काम या टास्क कह लो आप। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद आपका आता है जॉब स्पेसिफिकेशन, मतलब कि जो जॉब डिस्क्राइब किए हैं हम, उसमें क्या क्या चाहिए, मीन्स क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है, ट्रेनिंग है, स्किल्स हैं। ठीक है, ये चीज़ें। उसके बाद से आपका फिर आ जाता है रिक्रूटमेंट हो गया आपका। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन में क्या हो जाता है आपका, ओरिएंटेशन में जब आप सेलेक्ट कर लिए गए तो एम्प्लॉयज़ को, तो जब आप सेलेक्ट कर लेंगे तो क्या होगा कि आप उनको बताओगे, है ना, कि कंपनी के बारे में, कहाँ रहेगा, कहाँ क्या होगा, सारी चीज़ आप उसको बताते हो, है ना। तो ये आपका ओरिएंटेशन हो जाता है, सिंपल इंडक्शन भी कहते हैं। ठीक है, देन आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हो गया। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या है कि फिर आप उसको, जब वो सिलेक्ट हो गया, उसको आप सारे कंपनीज़ की चीज़ें बता रहे हो, तो फिर आप उसको ट्रेनिंग भी देंगे और दिया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल आता है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉय जो काम कर रहा है कंपनी में, तो उसको बीच बीच में परफॉर्मेंस को मेज़र करना, है ना, कि क्या वो काम कर रहा है तो सही है कि नहीं है, तो मेज़रमेंट करना, है ना। ये क्या कहलाता है हमारा, परफॉर्मेंस अप्रेजल कहलाता है। ठीक है, ठीक। उसके बाद से आपका आ जाता है जॉब इनरिचमेंट, है ना। तो जॉब इनरिचमेंट क्या था, देखिए जॉब डिज़ाइन के अंदर ये चीज़ें आती हैं। जॉब इनरिचमेंट हो गया, जॉब रोटेशन हो गया, है ना, जॉब इनलार्जमेंट हो गया। तो जॉब इनरिचमेंट में क्या होता है कि जो आप काम कर रहे हैं उसमें और ऐड कर देना। ठीक है, ये क्या कहलाता है हमारा, जॉब इनरिचमेंट। ठीक है, अब जॉब रोटेशन क्या होता है, तो जॉब को रोटेट करना, मतलब यह है कि 10 साल से आप एक काम कर रहे हो तो ऐसा नहीं हो, है ना, कुछ साल के बाद फिर उसको चेंज करके उसको प्रमोट करो, दूसरे काम में दो, आगे बढ़ाओ, फिर और भी काम में आगे बढ़ाओ। ठीक है ना, तो ये क्या होता है, रोटेट करना, मतलब सिंपल। ठीक है ना, तो जॉब रोटेशन होता है ये। ठीक है, उसके बाद से जॉब इनलार्जमेंट होता है। तो जॉब इनलार्जमेंट क्या होता है कि जॉब को और लार्ज कर देना। ठीक है, ये क्या होता है हमारा, जॉब इनलार्जमेंट होता है। ठीक है, चलिए, उसके बाद आता है आपका 6 सिग्मा। अब 6 सिग्मा क्या है, तो 6 सिग्मा इज़ अ सेट ऑफ टेक्निक्स फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी प्रोसेसेस एंड इट वाज डेवलप्ड बाय मोटरोला इन 1986, है ना। 6 सिग्मा को डेवलप किया था बिल स्मिथ ने, लेकिन कब, जब वो काम कर रहे थे कहाँ, मोटरोला में। तो सवाल ऐसे भी पूछे जाते हैं, 1986 ईयर मोटरोला रखिएगा नाम याद, कंपनी। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे एक DMADV मैंने लिखा है ना, तो यहाँ पे आप ऐसे ध्यान में रखिएगा, इसका स्टेप बहुत पूछा जाता है। देखो ये जो है ना, ये थोड़ा ध्यान में रखना। D से डिफाइन, M से मेज़र, A से एनालिसिस, D से डिज़ाइन और V से वेरीफाई, है ना। ये चीज़ है, ये भी आपका 6 सिग्मा में आता है ना। अभी नीचे और भी आप समझिएगा, है ना। तो ये चीज़ हो गया, इसका स्टेप आपको याद रखना है, DMADV, है ना। अब ये मत सोचिएगा कि यहाँ 6 सिग्मा लिखा हुआ है, 5 ही स्टेप हो रहा है। जी 5 ही स्टेप्स होते हैं, 6 नहीं होता है। ठीक है, चलिए, उसके बाद से वाइल, दूसरा पॉइंट जो है क्या कह रहा है कि वाइल अ TQM एक्टिविटी हैज़ 4 मेन स्टेजेस, क्या है, प्लान, डू, चेक और एक्ट, है ना। TQM है, मैंने ऊपर भी बताया था ना, एडवर्ड डेमिंग वाला, PDCA, ये हो गया। तो 6 सिग्मा में क्या है, आपके 5 स्टेजेस हैं। तो ये क्या है, डिफाइन, मेज़र, एनालाइज, इम्प्रूव और कंट्रोल। ठीक है, ये पहले यहाँ पे पहले ऐसे होता था कि यहाँ पे V दिया था, है ना। अब क्या है, अब यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे इसको C से कंट्रोल कर दिए हैं। ठीक है, तो पहले इसको DMADV
होता था, अब क्या है हमारा डी एम ए आई और सी। ठीक है, यहाँ आई सी आपका पूरा चेंज हो जाता है। ठीक है, आई का मतलब आपका यहाँ पे क्या हो गया इम्प्रूव, और सी का मतलब कंट्रोल। और पहले क्या हो रहा था डी और बी से, यानी कि डिज़ाइन और वेरीफाई, ये वाला। ठीक है, तो ये दोनों का फ़र्क याद रखिएगा अच्छे से। ठीक है, वैसे सवाल आपसे सीधा यही पूछाता है, नीचे वाला जो है ना ये वाला, यही वाला पूछता है। मैंने ये बता दिया कि कभी इनकेस आपसे पूछ ले तब। ठीक, अब उसके बाद से इफ्ला हैज़ डेवलप्ड गाइडलाइंस फॉर ट्रांसपेरेंसी, गुड गवर्नेंस एंड फ्रीडम फ्रॉम करप्शन, है ना। ये कौन गाइडलाइन देता है, तो आपको इफ्ला देता है। उसके बाद से ब्राउन चार्जिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय नीना ई ब्राउन। अब यहाँ पे देखो ये नाम सेम है ना, तो इससे याद रख लेना है, कंफ्यूज ना होना कि नेवार्क अलग चीज़ है ना, और ये अलग चीज़ है ना। नेवार्क चार्जिंग सिस्टम, है ना। दिस सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय जॉन कॉटन दाना इन 1900, ये 1900 में आया है। ब्राउन चार्जिंग सिस्टम आपको 1895 में आया है। ठीक है, तो इन दोनों को याद रखना, पहले बी आता है फिर एन आता है ना, तो एन बाद में आ रहा है, तो यहाँ नेवार्क एन है बाद में आ रहा है, तो ये 1900 हो जाएगा। बी पहले आता है तो वो क्या हो जाएगा आपका 1895 में। ठीक है, जॉन कॉटन दाना ने एक और चीज़ दी 1909 में, क्या दिया था SLA दिया था। ठीक है ना, तो ऐसी चीज़ों को याद रखिएगा। उसके बाद द इफ्ला स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम ऑन प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन वाज ऑफिशियली क्रिएटेड ड्यूरिंग इफ्ला एनुअल कॉन्फ्रेंस इन नैरोबी इन 1984, है ना। तो ये पैक है ना, 1984 में आया था, PAC, है ना। देखिए ये जो है ना, ये इसी को हम क्या कहते हैं PAC। ठीक है, इफ्ला का है और 1984। ठीक है, उसके बाद से स्वेट क्या है आपका, S से स्ट्रेंथ, W से वीकनेसेस, O से अपॉर्चुनिटीज़ और T से थ्रेट। ठीक है, डेवलप्ड बाय अल्बर्ट हम्फ्रे ने किया था। ठीक है ना, ये नाम भी थोड़ा सा याद रखना। उसके बाद द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वाज डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द वार ऑफ 1812। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कब बनी है 1800 में, 1800 में, और डिस्ट्रॉय कब हुई है, उस टाइम चल रहा था मामला, तो डिस्ट्रॉय हुई थी 1812 में, 12 साल के बाद। ठीक है, चलिए ठीक है। हायरार्की ऑफ नीड्स, है ना, ये किसने दिया है, तो अब्राहम मास्लो ने 1943 में। ठीक है ना, अब देखिए इसमें क्या है, ये नीचे से ऊपर जाता है। ठीक है, पहला आपका स्टेप, इसमें एक सवाल तो सीधा आपको यही पूछ लेता है कि नीड थ्योरी किसने दिया, किस साल दिया, और इसका स्टेप्स पांचों जो दिए होते हैं वो चीज़ आपको याद रखना है। पहला क्या है आपका फिजियोलॉजिकल नीड्स, यानी इसको कभी आप ऐसे देखेंगे तो ये आपका ऐसे है ना, बेसिक लाइफ नीड्स यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। दूसरा क्या होता है आपका सेफ्टी नीड्स, है ना, क्या होता है सेफ्टी नीड्स, है ना। फिर उसके बाद तीसरा जो होता है आपका सोशल नीड्स, और चौथा जो होता है आपका क्या होता है स्टीम, और पांचवा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो ये बस आपको ये पांचों जो इधर भी लिखे हुए हैं वो आपको बस एक सीक्वेंस में याद कर लीजिएगा, फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, सोशल, स्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जब ये चारों फुल हो जाते हैं, आपको रिक्वायरमेंट्स आपकी नीड्स फुल हो जाएंगे, तब आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आता है पांचवा। ठीक है ना, तो बस ये थोड़ा सा याद रखिएगा। सवाल जो होता है वो आपका तीसरा जो है ना, ये वाला सवाल फंस जाता है कि कभी कभी आपको फैमिली टाइप का ऐसे रिलेशनशिप या फैमिली टाइप का आपको दे देता है एग्जाम्पल में, तो वो आपका सोशल नीड्स में आता है। ठीक है, चलिए उसके बाद से अल्डरफर्स ERG थ्योरी, है ना। CP अल्डरफर, एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, डेवलप्ड Maslow's hierarchy of needs into a theory of his own. His theory suggests that there are 3 group of core needs, है ना। देखिए जो मास्लो ने थ्योरी दी थी ना, उसी थ्योरी को
इन्होंने 3 चीज़ों में बांट दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे उनके आ गए मास्लो के, यहाँ पे 2 आ गए और एक यहाँ पे आ गया, 5 हो गए ना। तो इन्होंने क्या कर दिया था, इन्होंने सीधा ERG दे दिया था। किसने? ये अल्डरफर ने। तो यही चीज़ आपका क्या हो जाता है, ERG मॉडल हो जाता है, या ERG थ्योरी कह लो आप। ठीक है ना। देखो E से आपका क्या है, एग्जिस्टेंस, R से रिलेटेडनेस और G से ग्रोथ। ठीक है, बस यही सिंपल इसमें है और कुछ नहीं है। ठीक, तो ये चीज़ भी थोड़ा सा याद रखिएगा, है ना। ERG यानी एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस और ग्रोथ। ठीक है, चलिए, मतलब सिंपल ये है कि मास्लो का जो 5 था उसको इन्होंने 3 पार्ट में बांट दिया है, बस। उसके बाद से आता है आपका पट, है ना। पट क्या है, प्रोग्राम इवेलुएशन एंड रिव्यू टेक्निक्स was first used in the development of submarines capable of firing Polaris missiles developed by US नेवी। तो पट का एक फुल फॉर्म याद रखिएगा, और किसने डेवलप किया, US नेवी ने। फिर CPM आता है, क्रिटिकल पाथ मेथड was used to manage the annual maintenance work in an oil and chemical refinery developed by जेम्स केली एंड मॉर्गन वाल्कर developed by DuPont। ठीक है, ये भी, इसका भी डेवलपर याद रखिएगा, फुल फॉर्म याद रखिएगा, सवाल यहीं से पूछा जाता है। उसके बाद प्लानिंग, प्रोग्रामिंग एंड बजटिंग सिस्टम, PPBS, ये फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंट्रोड्यूस्ड इनटू द US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इन 1961 एंड एक्सटेंडेड टू द फेडरल बजट इन 1965। PPBS वाज अबॉन्डेंट इन 1971, है ना। तो ये चीज़ भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि PPBS का फुल फॉर्म क्या है, किसने इसको कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है, तो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, है ना। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, ये जो है ना सवाल में पूछा है तो ऐसे पूछ दिया, DUSDOD, है ना। तो इसका फुल फॉर्म यही है, कंफ्यूज ना कर जाइएगा क्वेश्चन देख के कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसका सिंपल ऐसे शॉर्ट में वो दे देता है कभी कभी, है ना। और अबॉन्डेंट हो गया 1971 में। ठीक है, तो ये चीज़, इतना चीज़ भी आप अच्छे से थोड़ा सा याद रखिएगा। उसके बाद आता है आपका मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स में क्या है, द टर्म मार्केटिंग मिक्स वाज फर्स्ट क्वाइंड बाय प्रोफेसर नील एच बॉर्डन, इन्होंने किया है ना। उसके बाद द 4 पीस मॉडल वाज क्रिएटेड बाय जोरेम मैकार्थी इन 1960, नेमली प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। देखिए 4 पीस इन्होंने दिया, तो क्या क्या नाम दिया है कि प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, ये 4 पी हो गए। फिर बाद में आपका क्या हुआ कि 7 पीस भी आ गए, है ना। तो ये 4 तो होंगे ही, लेकिन इसके साथ और यहाँ पे मैंने प्लस लिख दिया है, ये प्लस पीपुल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। ठीक है, ये 3 और भी ऐड हो गए। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है ना। ठीक है, और टर्म किसने दिया था मार्केटिंग मिक्स का, तो प्रोफेसर नील एच बॉर्डन। ठीक है, EPG पाठशाला में भी आप जाके पढ़ लीजिएगा, और आपको ई ज्ञान कोश में भी ये सारी चीज़ें आपकी दी हुई हैं, जितनी चीज़ मैंने बताई अभी, वो सभी चीज़ इजीली आपको वहाँ से भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है गाइस, ओके, थैंक यू सो मच।